नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड लम्हे में। अब आगे की कहानी। इस पर बुलवा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मालिक ने अपनी पुनर्जन्म आत्मा को जलाकर जायर को कैद करने और उस दुनिया के बीच की दरार को सील कर दिया था। वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुके हैं और उनका पुनर्जन्म संभव नहीं है। छोटू ने राहत की सांस ली। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसने प्राचीन निशानों के साथ किसी भी निकटता को महसूस नहीं किया। उसे केवल इतना पता था कि वह आज जहां है वहां पहुंचने के लिए उसने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया है और आगे चलकर उसे ध्रुव शौर्य के साथ मिलकर जायर को खत्म करना है। फिर भी इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास दूसरे निशानी पूर्वज बनने की संभावना है। प्राचीन निशान कोई भी निर्णय यूं ही नहीं करते, बल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने छोटू की ओर देखा। छोटू ने असहाय से कहा, ये सब अभी के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा विचार है। ये चर्चा अभी के लिए उसके लिए कुछ ज्यादा ही थी। बुलवा ने कंधे उचका दिए और कहा, चलो इसे छोड़ देते हैं। हो सकता है कि यह सब बताने का समय अभी सही ना हो। पहले हम तुम्हारी अंदरूनी शक्ति की ट्रेनिंग की समस्या का समाधान करें। ये कहते हुए उसने हाथ लहराया। तुरंत 10 पोटली उड़कर बाहर आ गए। उसके बाद पराम जीव गोलियों की 10 बड़ी नदियां सीटी बजाते हुए बहने लगी। वे इस बड़े हॉल में विशाल ड्रैगन जैसी लग रही थी। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? क्या छोटू परमजीव जीव गोलियां इकट्ठा हुई तो उसमें मौजूद शक्ति का स्तर काफी डरावना हो गया। शक्ति के इस समेकन के कारण पानी के छींट की आवाज सुनाई देने लगी। शक्ति की विशाल लहरें फैलने लगी। बुलवा हवा में खड़ा था। उसने तेजी से हाथों के सील बदले और गहरे स्वर में कहा, तुरंत 10 गोलियों की नदियां आपस में टकराए और एक विशाल प्रकाश पट बन गई। फिर बुलवा ने कहा, यह मेरे मालिक द्वारा उनके शिष्यों को अंदरूनी शक्ति की ट्रेनिंग के लिए दिया गया था। तुम इसमें प्रवेश करने वाले 9वें व्यक्ति हो। छोटू ने प्रकाश पट की ओर देखा और असहजता से पूछा, ये क्या है? इस पर बुलवा मुस्कुराया। उसकी आवाज ने छोटू को सेहर पर मजबूर कर दिया। अनंत दिव्य कारागार। यह एक बेहद बड़ा और विशाल हॉल था। इसकी सीमाओं को देखने की कोशिश करने पर दृष्टि धुंधली हो जाती थी। पूरा हॉल ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह अराजकता के जन्म से पहले की अवस्था में हो। इस समय 2 परछा हॉल में तेजी से दौड़ रही थी। अगले ही पल वे एक दूसरे से टकरा गई। एक मुक्का और एक लात आपस में भिड़े और एक शक्तिशाली बल ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलता कि ये दोनों आकृतियां वास्तव में छोटू की ही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। हालांकि एक जीवन से भरा हुआ लग रहा था जबकि दूसरा उदासीन। वास्तव में दूसरे छोटू की काली आंखों में कोई भावना नहीं थी। दोनों एक जैसे दिखने के बावजूद उदासीन। छोटू स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। दोनों तीव्र हमलों का आदान प्रदान कर रहे थे। उस मौके ने छोटू की रक्षा को तोड़ दिया और बेरहमी से उसके सीने पर भारी प्रहार किया। ये बल ऐसा था जैसे उसकी छाती को एक ब्लेड की तरह भेद गया हो। छोटू के शरीर में उग्र और हिंसक शक्ति फटी और उसका पूरा शरीर चीर फाड़ कर बिखर गया। दर्द की लहरें उसके शरीर में फैलने लगी। हालांकि छोटू का शरीर इस क्रूर तरीके से टूट गया, फिर भी वो मरा नहीं। इसके बजाय उसने महसूस किया कि उसकी चेतना ऊपर की ओर तैर रही है। उसके सामने खड़ा छोटू, जिसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था, बिना हिले डुले खड़ा रहा। एक हल्की आकृति हवा में प्रकट हुई। बुलवा ने छोटू की इकट्ठा हो रही चेतना को देखा और ठंडे स्वर में टिप्पणी की, अनंत दिव्य कारागार के अंदर के दई शरीर आसमान, जमीन और मानव रैंक में विभाजित है। तुम अभी सबसे कमजोर मानव स्तर के द्वैत शरीर को भी नहीं हरा पाए। लगता है कि तुमने अपनी अंदरूनी शक्ति की ट्रेनिंग को सच में लंबे समय तक अनदेखा किया है। इस पर छोटू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह अंदरूनी द्वैत शरीर मेरे सभी हमलों के बारे में जानता है। इसके अलावा यह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। इसे हराना आसान नहीं है और इस साथी के हमले बहुत ही निर्दय हैं। फिर बुलवा ने कहा, यह अनंत दिव्य कारागार वह स्थान है जहां मेरे मालिक ने अपनी अंदरूनी शक्ति की ट्रेनिंग की थी। यहाँ यदि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो तुम वास्तव में मरोगे नहीं, लेकिन
वो दर्द कई गुना बढ़कर तुम्हारे मन तक पहुंचेगा। जब तक तुम्हारा अंदरूनी शक्ति का शरीर इसे सहन कर सके, तुम यहाँ बार बार पुनर्जीवित हो सकते हो। अगर तुम इस थोड़े से दर्द को भी सहन नहीं कर सकते तो इस ट्रेनिंग को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे की सत्र और भी दर्दनाक होंगे। इस पर छोटू की चेतना ने गहरी सांस ली और कहा, ये बताने की जरूरत नहीं, इस ट्रेनिंग को जारी रखो। एक लहर छोटू की चेतना पर फैली। इसके बाद प्रकाश इकट्ठा हुआ और एक नया अंदरूनी शक्ति का शरीर फिर से बन गया। उसने धीरे धीरे अपनी दोनों मुठ्ठियां कसी और सिर उठाकर उस दर्पण छवि की ओर देखा जो फिर से उस पर हमला करने के लिए आ रही थी। इस बार उसने कोई अतिरिक्त बात नहीं की। उसने जमीन पर कदम रखा और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। दोनों परछा फिर से भयंकर रूप से भिड़ गई। हालांकि इस बार छोटू मुश्किल से 1 दर्जन प्रहार सह सका और फिर दर्पण छवि ने एक मुक्की से उसका सिर उड़ा दिया। फिर से आओ, छोटू ने दांत पिसते हुए कहा। उसका शरीर फिर से आकार लेता और वह आगे बढ़ता। बार बार भिड़ंत होती रही। हर बार छोट का अंदरूनी शक्ति का शरीर उस उदासीन द्वैत शरीर द्वारा चकनाचूर कर दिया जाता, लेकिन छोटू हार मानने के बजाय बार बार उठ खड़ा होता। उसकी चेतना दर्द के बावजूद अडिग रही। 435वें बार बुलवा ने शांत मन से छोटू के अंदरूनी शक्ति शरीर को बार बार बनते और बिखरते देखा। हालांकि छोटू की चेतना धुंधली हो रही थी, उसका अंदरूनी शक्ति शरीर अब अनजाने में फौलाद जैसा मजबूत हो गया था। बुलवा की आंखों में हल्का प्रशंसा का भाव उभरा। किसी का शारीरिक शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन यदि उसका मन भी कमजोर है तो वह कभी सच में शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन सकता। स्पष्ट था कि छोटू इस श्रेणी में नहीं आता था। बुलवा भले ही पहले गहरी नींद में था, लेकिन उसने देखा था कि यह युवा जो पहले कोमल और कमजोर दिखता था, कैसे छोटे से लवान साम्राज्य से बाहर निकलकर धीरे धीरे अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचा। और यह उसकी अंतिम मंजिल नहीं थी। बुलवा महसूस कर सकता था कि यह लड़का जर्जी अब इतना ताकतवर नहीं था, भविष्य में इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि बुलवा जैसे प्राचीन अस्तित्व को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। एक और गूंजती आवाज नीचे से आए। बलवा ने नजर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने देखा कि नीचे की दर्पण छवि ने एक बार फिर छोटू के दिल को चीर दिया था, लेकिन उसी पल छोटू की मुट्ठी ने दर्पण छवि का सिर भी उड़ा दिया। यह एक दुखद मुठभेड़ थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। दर्पण छवि थोड़ी देर तक झिलमिला और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। छोटू का शरीर भी गिरा और जमीन से टकराने पर चूर चूर होकर चेतना में बदल गया, जो ऊपर की ओर तैरने लगी। छोटू के सामने का नजारा वापस गहरी बिजली पहाड़ी के ट्रेनिंग हॉल में आया। छोटू ने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोल दी। उसका चेहरा बेहद पीला हो गया था और उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना टपक रहा था। उसकी दोनों मुठ्ठियां इतनी कसकर भींज हुई थी कि नसें साफ दिख रही थी। हालांकि उसके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी अंदरूनी शक्ति के शरीर में लौटने के साथ ही एक डरावना और तीव्र दर्द बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। छोटू कांपता रहा और उसने उस दर्द को सहने की कोशिश की जिसने उसके शरीर को घेर लिया था। ये तकलीफ आधे घंटे तक जारी रही। फिर वो धीरे धीरे ढीला होकर आराम करने लगा। तभी बुलवा प्रकट हुआ और बोला, उन 8 शिष्यों ने भी यही ट्रेनिंग झेला था। इस पर छोटू ने ठंडा पसीना पहुंचते हुए लापरवाही से पूछा, तो इस परिणाम के अनुसार मैं कहाँ है? इस पर बुलवा के होठ थोड़े हिले और उसने कहा, 9वें स्थान पर। इस पर छोटू मुस्कुरा कर बोला, ये तो आखिरी स्थान है। फिर बुलवा ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ, उस समय विनाश के बादशाह ने पहले मानव स्तर के द्वैत शरीर को हराने से पहले 100 बार असफलता झेली थी। वो दूसरे स्थान पर थे। पहले स्थान पर बर्फ की मल्लिका है, उसने केवल 11 बार असफल होने के बाद इसे हराया था। छोटू का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसने अनजाने में सिर हिलाया और धीरे से कहा, बुद्ध, जो कोई भी इस दर्पण छवि से लड़ चुका है वही समझ सकता है कि यह कितनी ताकतवर थी। और फिर भी बर्फ की मल्लिका ने इसे सिर्फ 11 असफलताओं के बाद हरा दिया। उसकी प्रतिभा को अलौकिक कहना भी कम लगता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे निशानी पूर्वज के स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति माना गया था। और छोटू, उसने इस द्वैत शरीर को हराने से पहले 800 बार असफलता झेली थी। उनके बीच का अंतर छोटू को शर्मिंदा कर गया। फिर
बुलवा ने कहा, लेकिन यह सही तुलना नहीं है, तुम्हारी नींव उनसे कहीं कमजोर है। इसके अलावा उन्हें मेरे मालिक ने व्यक्तिगत रूप से ट्रेन किया था। दूसरी तरफ तुमने अपने दम पर सब कुछ सीखा है। अगर तुम्हें भी वैसा ही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन मिलता तो तुम्हारे परिणाम निश्चित रूप से और बेहतर होते। इस पर छोटू ने होठ खोले, लेकिन उसकी आंखों में हार का नामो निशान तक नहीं था। उसने ऊपर देखा जहाँ विशाल प्रकाश पट्टिका चमक रही थी। उसकी काली आंखों में एक दृढ़ ज्वाला जल उठी। फिर छोटू ने कहा, लेकिन मैं अपनी जिद्दी प्रवृत्ति के कारण कभी किसी से हार मानने के लिए नहीं बना, इसलिए मैं कल फिर से ट्रेनिंग लूंगा। छोटू की बात सुनकर बुलवा थोड़ी देर के लिए चौंक गया। ये ट्रेनिंग इतना कष्टदायक था कि कोई भी व्यक्ति हर सत्र के बाद कुछ दिन आराम करता, लेकिन छोटू के उत्साह से भरी आंखों को देखकर बुलवा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में कहीं गहरी खुशी झलक रही थी। अगले महीने तक छोटू ने इस ट्रेनिंग हॉल से बाहर कदम तक नहीं रखा। वो हर दिन अनंत दिव्य कारागार में प्रवेश करता और मौत जैसे कष्ट सहकर खुद को ढाल। उसे पता था कि उसने अपनी अंदरूनी शक्ति की ट्रेनिंग में बहुत लापरवाही बरती थी। इसे सुधारने के लिए उसे भरपूर प्रयास करना था। सौभाग्य से इस गहन और दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके चक्रों में अंदरूनी शक्ति सघन और ठोस होती जा रही थी। इस गति से उसे महारथ देव्य तांत्रिक रैंक तक पहुंचने में केवल समय का सवाल था। जब छोटू का ट्रेनिंग जारी था, गहरी बिजली पहाड़ी के आसमान में तेज हवा की आवाज सुनाई दी। हवा में चलते हुए दो आकृतियां वहां पहुंची। उन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिन पर एक खून से रंगा हुआ ड्रैगन चिन्ह था। उनके शरीर से दबाव का आभास हो रहा था। उनमें से एक की बर्फीली आवाज पूरे पहाड़ी क्षेत्र में गूंज उठी, खूनी ड्रैगन बस्ती के लोग यहाँ आ गए हैं। गहरी बिजली पहाड़ी के दैत्य जनाब, तुम हमें लेने क्यों नहीं आए? एक बर्फीली और सशक्त चौक गहरी बिजली पहाड़ी के आसमान में गूंज उठी, मानो गड़गड़ा हुए तूफान ने आकाश को चौड़ दिया हो। इस आवाज से पूरी गहरी बिजली पहाड़ी हिल गई। तुरंत ही हवा में तेजी से उड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी और कई लोग आकाश में उठ खड़े हुए। उनकी नजरें सतर्कता से उन दो हरे वस्त्रधारी आकृतियों पर जमी थी जो आसमान में खड़ी थी। तुम लोग कौन हो? गहरी बिजली पहाड़ी के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा। उसकी निगाहें दोनों पर की थी। हरे वस्त्रधारी दोनों आकृतियां हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है कि गहरी बिजली पहाड़ी के दैत्य जनाब बदल गए हैं। क्या अब तुम अपने असली समर्थक को पहचानने में भी असमर्थ हो? लेकिन उनकी आवाज से ठंडक और डर फैल गया, जिससे गहरी बिजली पहाड़ी का तापमान काफी गिर गया। इस हलचल के कारण गहरी बिजली पहाड़ी में हल्का सा हड़कंप मच गया। फिर कुछ और लोग बाहर आए। चेतन की आंखें आसमान में खड़े दो आकृतियों को देखकर सख्त हो गई, लेकिन वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तो ये खून ड्रैगन बस्ती के दो महान जनाब हैं। हमें खेद है कि हम आपका स्वागत करने में असफल रहे। हरे वस्त्रधारी दोनों आकृतियों ने चेतन को देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, ओ, ये धातु शेर सेनापति चेतन है और तुमने नई दैत्य जनाब के आने के बाद भी खुद को सुरक्षित रखा है। लगता है तुम्हारा योगदान कम नहीं था। ये सुनकर चेतन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो उनके ताने को स्पष्ट रूप से समझ गया था, लेकिन इन शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने सावधानी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों महान जनाब गहरी बिजली पहाड़ी में क्यों आए हैं? दैत्य जनाब फिलहाल ट्रेनिंग में हैं। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा ये सुनकर गंभीर हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे बुलाओ, हम यहाँ खूनी ड्रैगन बस्ती के लीडर का संदेश देने आए हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारा नया दैत्य जनाब वही ज्वाला सेनापति है ना? ये सुनकर चेतन और पीछे खड़ी हमीरा की आंखों में बदलाव आया। खूनी ड्रैगन लीडर का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर चिंता झलक लगी। यह नाम जानवर युद्ध मैदान में 100 साल से प्रसिद्ध था। चेतन और हमीरा ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने पहाड़ियों के पीछे स्थित ट्रेनिंग कक्ष की ओर देखा, जहाँ से डरावनी अंदरूनी शक्ति की तरंगे महसूस हो रही थी, लेकिन अंदर का व्यक्ति बाहर आने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। फिर चेतन ने झिझक हुए सुझाव दिया, महान जनाब, ये दैत्य जनाब के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। क्या ये संभव होगा कि आप अपना संदेश हमें दें, जिसे हम उनकी ट्रेनिंग पूरी होने पर पहुंचा देंगे? अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।